देखो जरा, क्रोमियम कॉपर बताते चलना। अब इसके अंदर अपन आईपी का ऑर्डर कैसे देखेंगे। क्रोमियम के अंदर, कॉपर के अंदर, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका 29 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बताओ। आज आउटोमोस का 4s1 लिखोगे, यहाँ भी आउटोमोस में 4s1 लिखोगे, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, 4s1 4s1 कॉन्फ़िगरेशन दोनों का आउटोमोस का सेम हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम हो जाए तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, व्हेन कॉन्फ़िगरेशन इज सेम देन आईपी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। ध्यान रखना, आईपी का ऑर्डर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, जेड इफेक्ट के ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। खुद सोचो, इसका भी 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसका भी वही 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा मिल रहा होगा, जेड इफेक्ट ज्यादा मिल रहा होगा, उस 4s के इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत होगी। अट्रैक्शन कहां ज्यादा मिल रहा होगा, जहां जेड इफेक्ट, और जेड इफेक्ट कहां ज्यादा, 24 में कि 29 में, आईपी ज्यादा। कर सकते हैं। अब मैंने क्या करा है, इसके अंदर यहाँ पे क्रोमियम पे लगा दिया प्लस, कॉपर पे लगा दिया प्लस, तो ये बन गया यहाँ पर। अब 4s1 गया, बचा 3d5, ये 4s1 गया, बचा 3d10। बताओ इन दोनों में आईपी किसकी ज्यादा, d5 या d10? हाँ, d10। कैसे, ये फुली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है, ऐसे ये नहीं लगेगा यहाँ पर। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये रूल लगता था जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 होता था, याद है आपको। यहाँ पर आपने गलती से आंसर सही दे भी दिया, लेकिन आंसर उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, आंसर आएगा जेड इफेक्ट के अकॉर्डिंग। लेफ्ट राइट जाने पे जेड इफेक्ट पड़ रहा है तो आईपी पड़ रहा है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे 5 का है, डिफरेंस 1 का नहीं है कि आप फुल फिल्ड हाफ फिल्ड वाला रूल यहाँ पे लगा करके काम चला लेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये गलती हो सकती है यहाँ पे। अब 20 नंबर का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिया मैंने, लेट्स सपोज क्रोमियम, और ये लिया मैंने या कॉपर ले लो आप यहाँ पे, कॉपर और ये जिंक। कॉपर और जिंक में बताओ क्या करेंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, आउटोमोस का कॉन्फिगरेशन 4s1, और यहाँ लिखोगे आउटोमोस का 4s2। यहाँ आप कह सकते हो कि ये पार्शियली फिल्ड है, और यहाँ आप कह सकते हो ये फुल्ली फिल्ड है, और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस भी यहाँ पे 29 और 30 में 1 का है। तो कह सकते हैं फुल्ली फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आईपी ज्यादा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, इसमें लगा दिया प्लस, ये बना दिया कॉपर प्लस, और ये बना दिया यहाँ पर मैंने जिंक प्लस। क्या बना दिया, जिंक प्लस। प्लस लगाने का मतलब ये है 4s1 गया तो बचा सिर्फ 3d10, और यहां बचा 4s2 की जगह 4s1। अब तो इसमें कुछ चेक ही नहीं करना, यहाँ तो n की वैल्यू क्या आ रही है, थर्ड, और यहाँ n की वैल्यू क्या आ रही है, 4। ये फोर्थ शेल का है, ये थर्ड शेल का है, शेल छोटा है, यहां से यहाँ आने पे शेल क्या हुआ, बढ़ गया। शेल अगर बढ़ जाएगा तो आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। शेल ही वेरी कर जाए तो कुछ नहीं चेक करना, शेल जिसका छोटा उसकी आईपी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और देखो एग्जांपल्स यहाँ पे, 21 नंबर का एग्जांपल ये बोलता है कि अगर आपने यहाँ पे कॉपर लिया है, मान लो मैंने कॉपर प्लस कर दिया और इसको जिंक को +2 में कर दिया आप, ठीक है। कॉपर प्लस और जिंक +2, ये भी हो गया 3d10, और अब की बार ये भी हो गया 3d10, क्योंकि 4s2 गया तो दोनों में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, सेम। कॉन्फ़िगरेशन सेम, देन चेक व्हाट, हाँ जेड इफेक्टिव। क्या लेफ्ट राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आईपी भी बढ़ेगा। तो आईपी का ऑर्डर किसको सपोर्ट करेगा, कॉपर प्लस या जिंक +2, जिंक +2 को सपोर्ट करेगा। 22 नंबर का लिया एग्जांपल यहाँ पे, लेट सपोज आपको दिया हुआ है यहाँ पर एक, मतलब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक आपको ऑक्सीजन दिया है, ये नाइट्रोजन दिया है, और आपको यहाँ दिया है लेट सपोज सोडियम, यहाँ दिया आपको लेट सपोज नियॉन प्लस, यहाँ दिया लेट सपोज आपको O+। ये सारे आपको दिए हैं, बोला गया है बताइए इन सब के अंदर आईपी का ऑर्डर क्या निकल करके आएगा, ठीक है। इन सब में आपको आईपी का ऑर्डर पूछा है, करें स्टार्ट। इन सब में आईपी का ऑर्डर लगाने के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ चेक करवा लेगा, एक फैक्टर से आंसर नहीं निकल करके आएगा। आपने जितने फैक्टर सीखे वो सारे फैक्टर ऑलमोस्ट आपको यहाँ लगाने पड़ सकते हैं। कैसे, आप सभी सोचिए, इन सबके अंदर सोडियम आ रहा है, और सोडियम जो है वो थर्ड शेल का है, किसका है ये, थर्ड शेल का है, जबकि ये बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी सभी के सभी जो है वो सेकंड शेल के हैं। ये सेकंड पीरियड से हैं, ये सेकंड पीरियड से, ये थर्ड पीरियड से है, और थर्ड पीरियड का है तो पक्की बात है इसकी आईपी बाकी सबसे कम होने वाली है, बोलो ना। तो इसका मतलब मैं आईपी के ऑर्डर के अंदर सोडियम को सबसे पीछे पीछे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है ना। ये मैंने पीछे पीछे कर दिया क्योंकि n इक्वल टू क्या था इसका 3, इसका शेल बड़ा था, इसका साइज बड़ा था, तो इसकी आईपी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब बाकियों में कंपेयर कर लें, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नियॉन प्लस हो गया, O+ हो गया, ठीक है। इनमें मुझे कंपैरिजन करना है, करो यहाँ पे स्टार्ट। इसका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये रहा यहाँ पे ऑक्सीजन, ये रहा यहाँ पे नाइट्रोजन, मुझे पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p4 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p3 होता है, और np3 की आईपी np4 से ज्यादा होती है, बोलो याद है आपको। तो np3 की np4 से आईपी ज्यादा है। एक मिनट, np3 की आईपी np4 से ज्यादा है, तो एक तो ये फैक्टर चेक हो गया, np3 np4, जिसमें np3 की आईपी np4 से ज्यादा है, बोलो सही है। अब आगे बढ़े,
अब देखो आगे यहाँ पे आपको दे रखा O प्लस और नियॉन प्लस, मैंने लिया ये लेट्स सपोज O प्लस। O का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2p4 प्लस लगने का मतलब ये हो गया 2p3। क्या हो गया 2p3। अब ये 2p3 होने का मतलब समझ रहे हो, 2p3 होने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया अब इनका, तो ये भी 2p3 हो गया, ये भी 2p3 है, तो 2p3 अगर सेम हो गया, व्हेनेवर द कॉन्फ़िगरेशन सेम देन चेक व्हाट z इफेक्टिव। और यहां से यहाँ देखो चार्ज भी बढ़ रहा है, तो यहां से अगर देखा जाए तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव में बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो z इफेक्ट बढ़ गया, z इफेक्ट बढ़ गया तो आईपी भी बढ़ गया। तो इन दोनों में आईपी किसका ज्यादा, इसका। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 7 था, इसका 8 था, z इफेक्ट भी इसी का ज्यादा था। ठीक है, अब आ जाओ, अब क्या बचा नियॉन प्लस। क्या बचा नियॉन, नियॉन प्लस की बात करें, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 2p6 लिखते हो आप इसको लास्ट में, लेकिन प्लस लगने का मतलब ये 2p6 से हो गया 2p5 और ये 2p3 है। p3 और p5 में आईपी किसका ज्यादा है, p5 का। p3 का सिर्फ p4 से ज्यादा था। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस केवल 1 तक ही वो वैलिड है, आगे वैलिड नहीं है। इसका मतलब इसकी आईपी इससे ज्यादा नहीं होगी, p5 का ही ज्यादा रहेगा। यहाँ यहाँ आपने क्या चेक करा, जेड इफेक्टिव, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आईपी भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई p3 p4 वाली स्टेबिलिटी वाला फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो बताओ देखो कितने फैक्टर चेक हो गए, शेल, p3 p4, चार्ज, जेड इफेक्टिव, इतने सारे फैक्टर एक ही क्वेश्चन में चेक करवा ले। अगर आईपी से कोई अच्छा क्वेश्चन बन सकता है तो ये बन सकता है। ठीक है, बताओ इसके अंदर ऑर्डर क्या है, सोडियम तो सबसे पीछे आ गया, अब पूरा ऑर्डर एज इट इज लगा दो ये जो आपने सामने लिखा हुआ है। तो इसके बाद में O आएगा, फिर N आएगा, फिर O प्लस आएगा और फिर नियॉन प्लस आएगा। कर सकते हो ये ऑर्डर, यहाँ पे पूरा ये ऑर्डर निकल करके आ रहा है। नेक्स्ट देखो 23rd, Fe दिया है आपको, यहाँ पर CO दिया है आपको, यहाँ पर निकल दिया है आपको, यहाँ पर आपको बोला गया इन तीनों के अंदर आईपी का ऑर्डर बताओ। बताओ ये पीरियड में जा रहे हो या आप ग्रुप में, हाँ पीरियड में जा रहे हो। पीरियड में जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, जेड इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ेगा, बढ़ता है तो फिर ऑर्डर डिक्रीजिंग आना चाहिए, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग आना चाहिए। लेकिन मैंने कैसे बनाया है डिक्रीजिंग, क्योंकि मैंने आपको एक ऑर्डर लिखवाया था कि आईपी का ऑर्डर 2 6 7 इंटरवल पर डी ब्लॉक में, याद है आपको, डिक्रीजिंग हो जाता था। तो ये वही 6 और 7 इंटरवल का दिया है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए देगा आपको यहाँ पर उठा करके 6 7 इंटरवल। तब भी कहा था पूरा ऑर्डर एक साथ नहीं पूछता है, कुछ टुकड़ों में एलिमेंट्स दे देगा, दो तीन आपको वहां पर ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है, ये हो गया। 24 नंबर का एक और लो आप, यहाँ पे स्कैंडियम दिया है, टाइटेनियम दिया है, वेनेडियम दिया है, क्रोमियम दिया है, एमएन दिया है, और बोला गया है इन सभी के अंदर सेकंड आईपी का ऑर्डर बताओ। किसका, सेकंड आईपी का। आप सेकंड आईपी का ऑर्डर लगाना है आपको यहाँ पर। तो सेकंड आईपी का ऑर्डर कैसे लगाएंगे, सेकंड आईपी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया या दो, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दो नहीं, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, दूसरा तो निकालने के लिए दी जा रही एनर्जी का ही ऑर्डर लगा रहे हैं अपन। सेकंड निकालने के लिए दी जा रही एनर्जी का ही ऑर्डर लगा रहे हैं, मतलब अभी निकला कितना है एक, तो एक निकाल दो। आर्गन के बाद में बताओ ये कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 4s2 3d1, एक निकाल दो, ये क्या हो गया 0, सही है क्या, नहीं, इसमें से निकलेगा या 4s से, आउटमोस्ट से निकलेगा, तो ये हो गया 4s2 की जगह 4s1। समझ में आ रहा है, ये गलती जनरली करते हैं कि 3D में से निकाल देते हैं, 3D में से नहीं निकालना है, आउटमोस्ट शेल से निकलेगा जो सबसे बड़ा 4 है, तो 4 से निकलेगा यहाँ से। ये 4s2 3d2 से हो गया 4s1, ये 4s2 से हो गया 4s1, और ये होता 4s1 3d5, याद है आपको, 4s1 गया बचा सिर्फ 3d5, बोलो ये हो गया 4s2 से 4s1 अगेन, बोलो सही है। अब कुछ चेक ही नहीं करना, इसका तो शेल ही चेंज हो गया, इसका शेल 3rd है, इसका शेल 4 है, इसका शेल 4 है, थर्ड वाले का साइज सबसे छोटा है तो आईपी सबसे ज्यादा है। देयरफॉर आईपी के ऑर्डर के अंदर मैं कह सकता हूं क्रोमियम तो सबसे आगे आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो n=3 हो गया, साथ में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी है। अब बात करते हैं इन सब के अंदर, देखो इन चारों का ही कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया क्या, व्हेनेवर द कॉन्फ़िगरेशन इज सेम दे चेक व्हाट जेड इफेक्टिव। बताओ जेड इफेक्टिव चेक करने के लिए क्या चेक करना है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 21, इसका कितना है 22, इसका कितना है 23, इसका कितना है 24, इसका कितना है 25। बताओ सबसे आगे कौन आएगा, Mn, कौन आएगा Mn, फिर वेनेडियम, फिर टाइटेनियम, फिर स्कैंडियम। तो यहां से आपने क्या चेक किया है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया था, सेम हो गया था, तो फिर आपने चेक किया कि लेफ्ट टू राइट जा रहे, यहां से यहां जा रहे हो, जेड इफेक्ट कम हो रहा था तो आईपी भी कम हो रहा था। ठीक है, या उल्टा देख लो, जेड इफेक्ट बढ़ा तो आईपी बढ़ रहा है, कर सकते हो। ठीक है, ये 24 नंबर का एग्जाम्पल था। एक और लिया आपने एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे 25 नंबर पे बोरोन, वो बोरोन फैमिली का बता दिया क्या, बोरोन फैमिली का बता दिया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। बताओ इसका क्या होगा, या ये कर चुके हैं, ये करा है क्या। देखो कार्बन फैमिली की बात करते हैं, बताओ इन सब के अंदर आप एक बार पहले साइज का ऑर्डर बताओ, इसके अंदर एक बार साइज का ऑर्डर बताओ। तो कार्बन से सिलिकॉन, सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से एसएन, और एसएन पीबी लगभग लगभग बराबर हो गए थे ड्यू टू एलसी इफेक्ट, याद है आपको,
तो बस साइज के अकॉर्डिंग आईपी का ऑर्डर बता दो। आईपी का ऑर्डर क्या आएगा, कार्बन से सिलिकॉन डिक्रीजिंग, जर्मेनियम डिक्रीजिंग। अब इन दोनों में पीपी का ज्यादा होगा, क्योंकि जहां साइज बराबर हुआ नीचे वाले का पीपी का ज्यादा होगा, तो पीपी को आगे लिख दो और एसएन को पीछे लिख दो। कर सकते हो क्या, है ना। इसके बाद में इसके बाद में आपने एक ऑर्डर यहाँ पर 26 नंबर पे ले लो। 26 पे आपको दिया गया है, लेट्स सपोज आपको पोटेशियम दिया गया है, पोटेशियम प्लस दिया गया है, कॉपर दिया गया है और कॉपर प्लस दिया गया है, और बोला गया है इन सब के अंदर आईपी का ऑर्डर क्या होगा, अरेंज करना है। करें स्टार्ट। दो कैटायंस दिए हैं और दो न्यूट्रल दिए हैं, तो दो कैटायंस दो न्यूट्रल दिए जाए तो न्यूट्रल को न्यूट्रल से, कैटायन को कैटायन से कंपेयर कर लो एक बार पहले, ठीक है। तो कैटायन मैंने न्यूट्रल को न्यूट्रल से कंपेयर करना स्टार्ट किया, ये रहा पोटेशियम, ये रहा कॉपर। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना 19, इसका कितना 29। आउटोमोस्ट कॉन्फिगरेशन लिखा 4s1, यहाँ भी क्या लिखा, व्हेनेवर द कॉन्फिगरेशन इज सेम दे चेक व्हाट जेड इफेक्टिव, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आईपी भी बढ़ रहा है, तो इन दोनों के अंदर आईपी का ऑर्डर कॉपर को सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं पोटेशियम प्लस की और कॉपर प्लस की। पोटेशियम प्लस और कॉपर प्लस, तो पोटेशियम प्लस की बात करें, प्लस लग गया तो ये हो गया 3s2 3p6, है ना, 4s1 गया, और ये हो गया 3s2 3p6 और 3d10। आप देखो अगर ये, तो आउटोमोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो गए 18, बोलो ना, आउटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, और आउटोमोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए हैं तो ये हो गया सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। क्या हो गया ये, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन यहाँ पर है, ये वाला कैसा हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर आउटोमोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन है कि 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। एक पॉइंट लिखवाया था मैंने आपको कि क्या लिखवाया था, कि जब भी चार्ज सेम हो और आउटोमोस्ट शेल सेम हो जाए तो ऐसे केस में हमेशा इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन वाली की आईपी ज्यादा होती है। याद आ गया आपको। तो इन दोनों में ये ज्यादा, इन दोनों में ये ज्यादा, और अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो कॉपर और कॉपर प्लस में, कॉपर प्लस का सेम एलिमेंट में चार्ज, जितना प्लस में ज्यादा होगा वो आईपी ज्यादा होगा, बोलो सही है। तो इससे इसका ज्यादा, इससे इसका ज्यादा, इससे इसका ज्यादा, आगे ऑर्डर बताओ, सबसे आगे कौन आएगा, सबसे पीछे कौन आएगा, कॉपर, फिर सीयू, फिर सीयू प्लस, फिर पोटेशियम प्लस। कर सकते हो क्या, ये ऑर्डर निकल करके आ रहा है, बोलो ना। इसी बेस पे एक ऑर्डर और बता दो, 27 नंबर का यहाँ पे ले रहा हूं, आपको दिया गया है यहाँ पे लेट सपोज कॉपर, जिंक और, या कॉपर, कॉपर प्लस, जिंक और जिंक प्लस, आपको ये इसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन है। देखो इधर ध्यान से, ये रहा कॉपर, ये रहा जिंक, और यहां पर लिया मैंने कॉपर जिंक में कंपेयर करते हैं, ये 4s1 है और ये 4s2 है ना। ये हो गया पार्शियली फिल्ड और ये हो गया फुल्ली फिल्ड, तो पार्शियली फिल्ड और फुल्ली फिल्ड में फुल्ली फिल्ड का ज्यादा, ठीक है। अब लिया मैंने कॉपर प्लस, अब लिया मैंने जिंक प्लस, कॉपर प्लस में 4s1 लगाने के बाद में बचा क्या, 3d10 लास्ट में बचा ना, ये रहा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा 4s1, बोलो। तो अब बोलो ना, 3d10 और 4s1, तो यहाँ तो शेल की वैल्यू क्या हो गई और यहाँ शेल की वैल्यू क्या हो गई, तो इन दोनों में आईपी किसकी ज्यादा, तो इन दोनों में ये ज्यादा, इन दोनों में ये ज्यादा, और इन दोनों में जिंक प्लस। तो बताओ ओवरऑल ऑर्डर आ गया क्या आपके पास में, ओवरऑल ऑर्डर क्या बोलोगे आप, सबसे कॉपर सबसे कम, फिर जिंक, फिर जिंक प्लस, फिर कॉपर प्लस, ये ऑर्डर निकल के आ गया आईपी। कर सकते हो, ठीक है, आप पहले इतने उतार लो। थैंक यू। देखो जल्दी।
लिखने की स्पीड पे ध्यान रखना है ना, जल्दी लिखना है। बैच पीछे हो रहा है तुम्हारा, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे लेक्चर को। हो गया? हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ आईपी, यहाँ से है लेक्चर जो आपका एक तरह से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज जहाँ सबके यहीं से स्टार्ट था, तो इतना पार्ट ये था जो आपका बैकलॉग में चल रहा था थोड़ा सा।
हो गया? एप्लीकेशंस ऑफ आईपी। पहली एप्लीकेशन, मेटलिक कटर एंड रिएक्टिविटी, ये दो एप्लीकेशन एक्चुअली एक साथ क्लब करके बता रहा हूँ क्योंकि दोनों का रिलेशन आईपी के साथ एक जैसा चलता है। दोनों ही आईपी से इनवर्स रिलेशन रखती है। कैसे, आप खुद सोचो। मेटल का कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का। और नॉन मेटल का कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब उसका मेटल कैरेक्टर उतना ही ज्यादा है। और जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? जिसकी आईपी कम होगी या ज्यादा। जल्दी से मतलब ऑब्वियसली जितनी कम आईपी होगी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल कैरेक्टर ज्यादा है। रिलेशन के सारा आईपी से इनवर्स के डायरेक्ट इनवर्स। कम आईपी तो मेटल कैरेक्टर ज्यादा, इनवर्स रिलेशन है। रिएक्टिविटी भी यही डिपेंड करती है क्योंकि कोई भी मेटल कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। जितना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके अंदर मतलब उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम है। तो रिएक्टिविटी भी किस पर डिपेंड करेगी? आईपी पर। आईपी की वैल्यू जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब आईपी से भी रिलेशन कैसा आ रहा है? इनवर्स के डायरेक्ट इनवर्स। तो दोनों ही चीजों से रिलेशन कैसा? इनवर्स है। ठीक है, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, मेटल का नेचर हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने का ही होता है। इसलिए मेटल्स की आईपी कंपैरेटिवली नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में हमेशा लो होती है। मोस्टली आपको नॉन मेटल्स की आईपी ज्यादा मिलेगी और मेटल्स की आईपी कम मिलेगी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पहले से खुद ही लूज करना चाहते हैं वहां आपको एनर्जी कंपैरेटिवली कम ही देनी पड़ेगी उनसे जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, जैसे नॉन मेटल्स हैं। उनमें से आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, वो तो गेन करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। और जबरदस्ती करके निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है कंपैरेटिवली मेटल्स के कंपैरिजन में वो आईपी ज्यादा खाएंगे। बहुत सही है। इसका मतलब नॉन मेटल्स की आईपी जनरली ज्यादा होती है मेटल से क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी है, और मेटल्स की आईपी कम होती है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी होती है। तो एक लाइन लिख लो पहले आप उसके अंदर। जनरली मेटल्स हैव लो आईपी वैल्यूज। जनरली मेटल्स हैव लो आईपी वैल्यूज। जनरली मेटल्स हैव लो आईपी वैल्यूज देन नॉन मेटल्स। Generally, metals have low IP values than non-metals. Than non-metals due to their tendency of than non-metals tendency of due to their tendency of losing an electron. Due to their tendency of losing an electron. Due to their tendency of losing an electron. While while non-metals while non-metals generally have while non-metals generally have more IP values than metals. While non-metals generally have more IP values than metals, as they do not have electron, yeah, as they do not have tendency of as they do not have tendency of losing an electron, as they do not have tendency of losing an electron, as they do not have tendency of losing an electron, instead have tendency of gaining an electron. Instead have tendency of gaining an electron. Instead have tendency of gaining an electron. लिखा? मेटलिक एट रिएक्टिविटी दोनों में रिलेशन के साथ लिख रहा हूं यहाँ पर। आईपी के साथ रिलेशन कैसा है? इनवर्स। एग्जांपल से बताओ यहाँ पे, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। ऊपर से नीचे आ रहे हो, यहाँ से यहाँ आने पर साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो आईपी की वैल्यू क्या होगी? कम। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा और रिएक्टिविटी भी बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ रहा है। बोलो सही है? लिखो इसको फटाफट से, फिर सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे।
लिखा। सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन सेकंड एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आईपी के द्वारा अपन कैसे डिफाइन करते हैं, क्या कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट की कौन कौन सी स्टेट पॉसिबल है, कौन सी स्टेट स्टेबल है, वो अपने को चेक करना है। तो अभी तो देखो बोर्ड पे एक बार तीन तरह की केसेस बनते हैं यहाँ पर। या मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको यहाँ पे कैसे होता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट ए है, मैंने इससे क्या करा, ए प्लस बनाया है और ए प्लस लिया है वापस से, उससे ए प्लस टू बनाया है, और मुझे पूछा गया है कि इस रैंडम एलिमेंट ए की प्लस वन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी या प्लस टू। तो मैंने यहाँ क्या लगाया होगा, IP1, यहाँ क्या लगाया होगा, IP2। मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, IP2 और IP1 का, और डिफरेंस निकाल के देखना है कि ये वैल्यू जो आ रही है वो कहीं 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज्यादा तो नहीं आ रही है। अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज्यादा आती है तो ऐसे केस में लोअर स्टेट, कौन सी लोअर स्टेट को आपको ज्यादा स्टेबल मानना है। बताओ प्लस वन ज्यादा स्टेबल थी या प्लस टू, मतलब प्लस वन लोअर है या प्लस टू, प्लस वन, तो ये वाली ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी। बोलो सही है। अगर यही डिफरेंस जो है, यही डिफरेंस जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या बराबर आता है तो ऐसे केस में हायर स्टेबल मान लेना। तो प्लस वन प्लस टू में हायर कौन, तो प्लस टू वाली ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। कभी ऐसा हो जाए सर कि 11 और 16 के बीच में आ जाए तो ऐसे केस में भी आपको लोअर को ही स्टेबल मान लेना है। बस वो अलग बात है कि ऐसे केस का एग्जाम्पल एक ही है, एल्यूमिनियम। जितने भी एलिमेंट्स में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था सभी के अंदर या तो 11 से कम या 16 से ज्यादा का वैल्यू आ रहा था। एक भी ऐसा मतलब एलिमेंट नहीं था जिसके अंदर, मतलब एल्यूमिनियम को छोड़ के, कि 11 और 16 के बीच का डेटा आ रहा हो। एक एल्यूमिनियम में ही ऐसा डेटा आता देखा गया बस। तो उसके अंदर लोअर स्टेट ज्यादा स्टेबल पाई गई थी, इसलिए लोअर स्टेट को आपको स्टेबल मान करके चलना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम की बात करते हैं, या अभी अपन ले लेंगे तो तीन केस हो गए हमारे पास में, क्या 16 से ज्यादा, 11 से कम और 11 और 16 के बीच में। तो उसके हिसाब से देखते हैं यहाँ पे। तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, इफ IP n माइनस IP n माइनस वन। अब ये क्या है, तो IP n माइनस IP n माइनस वन का मतलब है दोनों लगातार IPs हैं। आपको ये डिफरेंस हमेशा लगातार IPs में ही लेना है। आप प्लस वन प्लस टू को कंपेयर कर सकते हो, प्लस टू प्लस थ्री को कंपेयर कर सकते हो, थ्री और फोर को कर सकते हो, लेकिन वन और थ्री का पॉसिबल कंपेरिजन नहीं है इस एप्लीकेशन से। या टू और फोर को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फोर वाली आईपी में से टू वाली आईपी को माइनस करके अपन ने डिफरेंस निकाला और चेक करने लगे, नहीं। ये रूल कभी लागू है जब कहीं ना कहीं आप लगातार आईपी की वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो। बोलो सही है। तो आईपी एन यहाँ अगर मैंने टू रखा तो ये टू माइनस वन वन हो जाएगा, ये थ्री रखा तो ये टू हो जाएगा, ये फोर रखा तो ये थ्री हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बोलो सही है। अगर आईपी एन माइनस वन की वैल्यू 11 सॉरी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज्यादा आती है तो ऐसे केस में देन, ऐसे केस में कौन स्टेबल होगा, लोअर ऑक्सीजन स्टेट को आप क्या मानोगे, स्टेबल मानोगे। बोलो सही है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, आप यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने सोडियम का। सोडियम से मैंने सोडियम प्लस बनाया है और सोडियम प्लस से मैंने सोडियम प्लस टू बनाया है, ये बनाया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लगाया होगा IP1 और यहाँ क्या लगाया होगा IP2। तो मैंने क्या करा, IP2 माइनस IP1 करके देखा तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 16। बोलो ना, विच इज ग्रेटर देन 16। अगर 16 से ये ज्यादा है देयरफॉर मैं कह सकता हूँ स्टेबिलिटी में सबसे आगे, मतलब स्टेबिलिटी में कौन होगा, सोडियम का प्लस वन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा या प्लस टू, सोडियम प्लस वन लोअर वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू प्लस टू। सिंपल और सिंपल कंपेरिजन है। आ जाओ, एक केस नंबर सेकंड लिया मैंने। अब यहाँ पे केस नंबर सेकंड क्या बोलता है, इफ IP n माइनस IP n माइनस वन का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बराबर या उससे कम आता है तो ऐसे केस में देन, ऐसे केस में HOS हाई स्टेट क्या हो जाएगी, वो ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये आपने मान लो मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस बनाया है और मैग्नीशियम प्लस से मैग्नीशियम प्लस टू बनाया है। ठीक है, इन दोनों को लिया मैंने यहाँ पर, दोनों में आईपीएस का डिफरेंस निकाला, डेल्टा आईपी यहाँ पे निकला, ये निकल के आया 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। यहाँ पे कितना निकल के आया 7.4, जो कि अपने आप में लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देयरफॉर मैं इन दोनों में स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करूं तो प्लस वन या प्लस टू, प्लस टू। तो मैग्नीशियम के लिए प्लस वन से ज्यादा स्टेबल होगा मैग्नीशियम प्लस टू। और ये कोई नई बात नहीं है, ये होना भी चाहिए था, क्योंकि सोडियम के लिए प्लस वन में ही इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है और मैग्नीशियम के लिए प्लस टू में ही इनर्ट गैस नियॉन का कॉन्फिगरेशन है। इसका मतलब स्टेबल प्लस टू में होना था और ये प्लस वन में ही होना था, इसमें कोई नया नहीं है। बस आईपी की वैल्यू से आप कैसे निकाल सकते हो ये अपन चेक कर रहे हैं। केस नंबर थर्ड आ रहा है, अगर इफ आईपी n माइनस IP
n-1 की वैल्यू जो है वो ऐसा कुछ हो जाए कि 16 से तो आ जाए कम और 11 से आ जाए ज्यादा, बोलो ना, 11 से ज्यादा हो और 16 से कम हो, मतलब आ गया बीच में, कह सकते हैं बात। तो ऐसे केस में भी आपको ऐसे देन ऑल्सो आपको लोअर स्टेट को ही क्या मानना है, ज्यादा स्टेबल मानना है, कर सकते हैं बात। लोअर स्टेट ही यहाँ पे स्टेबल मानी जाएगी। एग्जाम्पल देते हैं आप यहाँ पे एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम से मैंने बनाया है एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम प्लस से मैंने बनाया है एल्यूमिनियम प्लस टू, और एल्यूमिनियम प्लस टू से बनाया मैंने एल्यूमिनियम प्लस थ्री। चलो पहले प्लस टू प्लस थ्री बाद में देखेंगे, पहले इनको देखते हैं। तो मैंने इन दोनों में आईपी का डिफरेंस निकाला, तो यहाँ मैंने किया IP2 माइनस IP1 इन दोनों के अंदर। तो जैसे ही किया तो ये निकल के आया 12.8 के आसपास, 12.8 के आसपास है, इसका मतलब विच इज इन बिटवीन 11-16। देयरफॉर अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करता हूं तो स्टेबिलिटी जो है वो मेरे लिए +1 की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, किससे, +2 से। कर सकते हैं ये वाली बात, ये आ गया ऑर्डर यहाँ पे, कर सकते हैं। अब मैंने एल्यूमिनियम +2 लिया है वापस और इससे मैंने एल्यूमिनियम +3 बनाया, मतलब मैंने थर्ड आईपी लगाई होगी। मैं इन दोनों के अंदर अब क्या कर रहा हूँ, आईपी का डिफरेंस चेक कर रहा हूँ। IP3 और IP2 का डिफरेंस लिया, जैसे ही लिया तो ये निकल के आया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। कितना, 6, जो कि 11 से कम है। 11 से कम आता है तो लोअर या हायर, हायर। देयरफॉर इन दोनों में अगर कंपेयर करूं +2 +3 में, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो आएगा वो किसके लिए आएगा, मतलब +2 के +3, हाँ +3। तो +3 की स्टेबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। तो अगर मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं, क्या देखूं, ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी के ऑर्डर के अंदर आप मुझे एक बात बताओ, एल्यूमिनियम का +2 देखो आप, यहाँ +2 से +1 भी ज्यादा स्टेबल है, दिख रहा है आपको, और +2 से +3 भी ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब +2 तो आ गया लीस्ट स्टेबल। अब आगे +1 और +3 में कंपेयर करना है। 1 और 3 में कंपेरिजन आप IP3 और IP1 का डिफरेंस लेके नहीं कर सकते हो, ये रूल उसके लिए लागू ही नहीं है ना। तो ऐसे केस में आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एल्यूमिनियम +3 का नियॉन का है, तो नियॉन का है तो ये मोस्ट स्टेबल होगा, बीच में ही आएगा एल्यूमिनियम +1, बोलो सही है। ये ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपने निकाल लिया है, ठीक है। एक एप्लीकेशन ये थी। थर्ड एप्लीकेशन टू डिटरमाइन, थर्ड एप्लीकेशन बोलती है टू डिटरमाइन, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगाने हैं ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता लगाने हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, किसकी, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलता है कि आप किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हो, उसको यहां देखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर आईपी की वैल्यू दी गई है, IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, ये कुछ वैल्यूज दी गई है। मान लो यहाँ पे ये सब वैल्यूज आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दी जा रही है, ठीक है। यहाँ 5 है, मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, और यहाँ पर आपको सीधा 210 दे दिया और ये 215 दे दिया, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि बताइए इन वैल्यूज को देख करके ये वैल्यूज कौन सी फैमिली की सुटेबल, मतलब कौन सी फैमिली के लिए या कौन सी एलिमेंट्स के लिए सुटेबल वैल्यूज है, ठीक है। आपको ये चेक करना है। तो मैं बोलता हूँ 3 वैल्यूज कम है और चौथी वैल्यू अचानक से बहुत ज्यादा है, तो क्या है, यहाँ आपको एक तरह से आईपी की वैल्यू में सडन जंप देखने को मिल रहा है, सडन जंप देखने को मिल रहा है। तो इससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को। कैसे, जैसे आप यूं समझो, मान लो एक एलिमेंट है कार्बन, एटॉम नंबर 6 है। हीलियम, हीलियम का लिखा आपने यहाँ पे 2s और ये लिखा आपने 2p2, बोलो सही है। क्या ये इसका वैलेंस शेल हो गया, आउटरमोस्ट शेल हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2, और यहाँ कितने हैं, 2, कितने हो गए टोटल, 4। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, चारों निकल गए मान लो एक बार के लिए। अब पांचवें इलेक्ट्रॉन आप किसमें से निकालोगे, अब वो हीलियम बन चुका है, हीलियम बन चुका है मतलब उसका शेल ही बदल गया, वो 1s2 में आ चुका है सेकंड शेल से। जब शेल चेंज हो जाए, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर हो जाए, तो पक्की बात है 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पांचवी आईपी लगेगी वो बहुत ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि अब वो बहुत स्टेबल कॉन्फिगरेशन में जा चुका है। इसका मतलब उसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ हो गया है, आपको कंपेरेटिवली आईपी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको आईपी की वैल्यू में एक सडन जंप दिखेगा, बात समझ में आ रहा है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं कि जब भी आपको आईपी की वैल्यू में सडन जंप दिखे तो मान के चलिएगा वहां शेल बदल चुका है, इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं आउटरमोस्ट शेल के सारे, अब वो इनर्ट गैस में कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं या जितनी वैल्यूज ऑफ आईपी कम है सडन जंप के पहले, वही रिप्रेजेंट करेंगे उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। देखो यहाँ कितने आईपी इलेक्ट्रॉन्स थे, 4, तो 4 आईपी की वैल्यू कम में कम में निकल गया। लेकिन जैसे 5वां इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करिए, अब किसमें से निकाल रहे हो, हीलियम में से, अचानक से आईपी की वैल्यू बूस्ट कर गई होगी। तो इसका मतलब आउटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 4, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो जितने नंबर ऑफ टोटल आईपी वैल्यूज रहती है छोटी वाली बिफोर द सडन जंप, वो रिप्रेजेंट करती है उस आउटोमोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में आने वाले कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को भी। आ रही बात समझ में। जैसे यहाँ देखो 3 आईपी की वैल्यूज कम है, चौथी अचानक ज्यादा है, इसका मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन थे आउटोमोस्ट शेल में, जैसे ही वो निकले अब इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन आ चुका है, शेल बदल चुका है, अब वो स्टेबल हो चुका है, आपको आईपी रेस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। अरे बोलो ना,
इसका मतलब कह सकता हूं कि 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में किसके होते हैं? हाँ, बोरोन फैमिली किसके लिए होते हैं? तो अबाव आईपी वैल्यूज आर सुटेबल फॉर किसके लिए? बोरोन फैमिली एलिमेंट बोल सकते हैं, ये बोरोन फैमिली के एलिमेंट के लिए सुटेबल वैल्यूज रहेंगी। ठीक है। बी, NS2 NP3 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बोलो सही है ना? ये ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब इसी पर एक बेस आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, A B C और D एलिमेंट दिए गए हैं। यहाँ कुछ IP वैल्यूज दी गई हैं, IP1 IP2 IP3 IP4 और IP5 और मान लो IP6। ये आपको 6 IP की वैल्यूज दी जा रही है यहाँ पर एलिमेंट्स के साथ में। ठीक है। IP की वैल्यूज में मान लो ये यहाँ पे 5 है, ये 10 है, यहाँ पे ये 20 है, यहाँ पे ये 30 है। यहाँ पर ये मान लीजिए एक बार के लिए 400 के आसपास आ गई है या 410 के आसपास आ गई है। यहाँ पर आपको वैल्यू दी है लेट सपोज ने 2 के आसपास, या फिर मान लीजिए 5 के आसपास, या फिर आप इसको 4 ले ली, 4 ले लिया आपने यहाँ पर। और ये आपने ले लिया यहाँ पे 400 सीधा, 410, 420, 430, 440 रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ, लेकिन बढ़ते क्रम में ले रहा हूँ क्योंकि आईपी का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता है। किसी भी एलिमेंट के लिए इसमें कोई अपवाद नहीं था, याद है आपको? एक वैल्यू ली मैंने मान लो यहाँ पर सीधा ही 800, ये 810 है, ये 820 है, ये 830 है, और ये 840 मान लीजिए। अब यहाँ पे ये 850 मान लीजिए, 10 10 के गैप में चल रहा है। ठीक है। एक वैल्यू लिए मैंने लेट सपोज यहाँ पर 20, यहाँ ले लिया मैंने 30, यहाँ ले लिया मैंने लेट सपोज 480 के आसपास या 420 के आसपास, 430, 440, 450। ठीक है। अब आपको इन ABCD एलिमेंट में 2 3 बातें पूछी गई हैं, इजी इजी। बताओ इन सभी एलिमेंट्स के अंदर आंसर में अल्कली मेटल कौन सा है? तो अल्कली मेटल कौन होते हैं ये बताओ पहले तो। जिनका कॉन्फिगरेशन NS1 होता है। तो NS1 में मतलब आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में है, तो इसका मतलब पहली आईपी कम होगी, अगली आईपी ज्यादा होगी, क्योंकि एक निकलते ही वो इनर्ट गैस में आ जाएगा, बोलो ना। इसका मतलब वो होगा कौन सा वाला एलिमेंट होगा? बी। ये इसमें पहली आईपी कम है और दूसरी आईपी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बी वाला एलिमेंट कौन होगा? अल्कली मेटल। इनका जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होगा? NS। बोलो सही है। आपसे पूछा गया है इन सब के अंदर बताओ इनर्ट गैस कौन सी है ABCD में से? कौन सी है? सी, क्योंकि पहली आईपी ज्यादा है। पहली आईपी बहुत ज्यादा है तो ये इनर्ट गैस हो जाएगा। इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? ठीक है। आपसे बोला गया बताइए इन सब के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा है? कौन सा है? डी, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में आउटोमोस्ट कॉन्फिगरेशन क्या होता है? NH2 होता है। बोला गया है ना? आपको बोला गया इन सब में बताओ फैमिलीज को देख करके कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है? हाँ, कार्बन फैमिली को बिलोंग करने वाला एलिमेंट कौन सा हो गया? ए। क्यों? क्योंकि आउटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। तो 4 वैल्यूज कम है, चौथी वैल्यू बहुत, पांचवी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आउटोमोस्ट में NH2 NP2 कॉन्फिगरेशन रहा होगा, जो कि कार्बन फैमिली का। बोलो कर सकते हैं ऐसे? लिख लो आप, ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका। हाँ, दी जाएगी बिल्कुल। वैल्यूज दी जाएंगे, आपको वैल्यूज देख के बताना रहेगा। सी वाला लिखा जो, इसका हो सकता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का मतलब कैसे? फ्लोरीन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 भी है तो। ये किसके लिए हो सकती है ये? उसने पूछा जैसे है ना, उसके अकॉर्डिंग बताना है आपने। अपन प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि किसके अकॉर्डिंग। उसने पूछा ही अल्कली मेटल है, उसने पूछा ही इनर्ट गैस है, तो उसके अकॉर्डिंग बता दिया, है ना? NH2NP1, सॉरी।
डन। हो गया होगा अब तो पूरा। पीरियोडिसिटी के नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। फोर्थ नंबर का टॉपिक जो हमने लिखे थे वहां पे 5 टॉपिक, उसमें है कौन सा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आप इसे बोल सकते हो। अब कैसे होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंट्रोडक्शन? शुरू के 15 मिनट का इंट्रोडक्शन ही इसका पूरा टॉपिक क्लियर करेगा। इसका भी जैसे आईपी का वाला पार्ट था, यहाँ पर भी 15-20 मिनट का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना। हो गया? आपने टॉपिक की हेडिंग डाल दी? कर दे स्टार्ट। देखो अब यहाँ पे आप ये अपने आप में ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आईपी का उल्टा प्रोसेस है। जैसे आईपी में इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा था किसी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम से, यहाँ हम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम को ही ले रहे हैं। ये भी आईपी की तरह एटॉमिक प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के बजाय इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम के अंदर। ठीक है, वहां आउटोमोस्ट शेल से निकाल रहे थे, यहाँ आउटोमोस्ट शेल में ऐड कर रहे हैं। तो मैंने बाहर से क्या करा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लिया और इस इलेक्ट्रॉन को, सुन रहे हो ध्यान से आप सब, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम लिया है मैंने, और इस आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम के आउटोमोस्ट शेल में बाहर से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाके मैं ऐड कर रहा हूं। और ऐड करने पर ये एटम जो है वो मुझे खुद कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करके देता है। इस रिलीज एनर्जी को ही मैं यहाँ पे, जो रिलीज हुई है एनर्जी, इसी रिलीज एनर्जी को मैं क्या बोलता हूँ? ई ए। क्या बोलता हूँ? ई ए। तो रिलीज एनर्जी यहाँ पर इज नोन एज ई ए। क्या कहलाती है ये? ई ए कहलाती है। ठीक है, तो ई ए की डेफिनेशन क्या हो गई? सिंपल सी एक, कि the total amount of energy released when an electron is added to the outermost shell of an isolated neutral gaseous atom. Simple. ठीक है, अब एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जेटिक टर्म है तो पक्की बात है एनर्जी की यूनिट होगी। तो ये कि यहाँ यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जैसे आईपी की थी। ठीक है, ऐसे ही हमने आईपी पर पढ़ा था सक्सेसिव आईपी, याद है आपको? अब यहाँ पढ़ रहे हैं सक्सेसिव ई ए, मतलब एक के बाद एक ई अगर मैं करता हूँ, इलेक्ट्रॉन एडिशन का प्रोसेस करता हूँ किसी एटम में, तो वो किस क्रम में जाएगा, एंडो होगा, एक्सोथर्मिक होगा, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले एटम की बात कर रहा हूँ, देखते चलना ध्यान से। इस एटम, चलो इसको समझने से पहले इसी पे आते हैं दोबारा एक बार, और फिर और बेटर समझ में आएगा। मैं पहले एटम की बात करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये एटम में जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज हुई है, मैं कहता हूँ इसको ई है। और मैं कहता हूँ ये ई ए ज्यादा कब होगी? ई ए ज्यादा कब होगी? जब जब वो जुड़ रहा इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से ऐड हो या मुश्किल से? आसानी से, क्योंकि ऐड होने में ही अगर मुश्किल होगी तो निकलने वाली ये वैसे ही कम हो जाएगी। अगर आसानी से ऐड होगा तो निकलने वाली ये का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। आसानी से कब ऐड होगा? जब यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का लग रहा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। क्योंकि आप ये सोचो कि एटम में और एक इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्शन करवा रहा हूं मैं, और जब भी दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वहां पर दो प्रकार के फोर्सेस वर्क करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स भी और रिपल्शन फोर्स भी। लेकिन किस किस के मध्य कौन कौन सा फोर्स है? तो मैं बोलता हूं यहाँ पे न्यूक्लियस का तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, और अंदर जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है उनका लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन फोर्स। अब मैं चाहता हूं कि अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करे रिपल्शन फोर्स पे, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा।
अगर मैं इसको ऐड करना चाहता हूं तो मेरी मस्ट कंडीशन क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स मस्ट बी डोमिनेटिंग ओवर रिपल्शन फोर्स, तभी ये ऐड होगा। बोलो सही है। अब अगर मैं चाहता हूं ये इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से ऐड हो, तो पक्की बात है कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है, जेड इफेक्ट यहाँ लग रहा है, वो ज्यादा होना चाहिए। जितना जेड इफेक्ट की मात्रा ज्यादा होगी, बाहर जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स अच्छा पहुंचेगा। जितना अच्छा पहुंचेगा वो जल्दी ऐड होगा, जल्दी ऐड होगा, निकलने वाली ईए का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। पहला फैक्टर आ गया जेड इफेक्टिव, क्या कि ईए ज्यादा चाहिए तो जेड इफेक्टिव ज्यादा चाहिए। रिलेशन के साथ डायरेक्ट या इनवर्स, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ईए भी बढ़ेगा क्योंकि अट्रैक्शन बाहर तक ज्यादा पहुंचेगा। इतना क्लियर। दूसरा फैक्टर साइज की बात करते हैं। एटम का साइज मुझे कैसा चाहिए? छोटा। कैसा चाहिए? छोटा। जितना छोटा साइज होगा एटम का, उतना आने वाला इलेक्ट्रॉन उसमें आसानी से ऐड हो पाएगा। वही रीजन है क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अंदर से बाहर तक ज्यादा पहुंचेगा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे आसानी से पहुंचेगा तो वो आसानी से ऐड होगा, निकलने वाली ईए का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब साइज मुझे कैसा चाहिए? छोटा साइज चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, साइज छोटा होने से ईए तो ज्यादा है, रिलेशन तो इनवर्स आ गया, लेकिन साइज ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। एटम का साइज इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि उस एटम के अंदर प्रेजेंट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन से उनमें जबरदस्त रिपल्शन चल रहा हो पहले से। नॉर्मल रिपल्शन सब में रहता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रिपल्शन वर्क कर रहा होगा तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो खुद ही रिपल कर रहे हैं। अरे बोलो ना, अगर आने वाला इलेक्ट्रॉन उसमें आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा तो निकलने वाली ये का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा या कम? कम हो जाएगा। इसलिए साइज छोटा होना अच्छी कंडीशन है, लेकिन ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। कितना छोटा नहीं होना चाहिए वो जब फैक्टर आएगा, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ देखेंगे अपन ईए का, तब देखेंगे उसके अंदर। अभी बस आप ध्यान रखो साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे आ जाओ सक्सेसिव ईए पर। ए एटम यहां पर है, कोई ए एटम लिया है मैंने। इस ए एटम न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, इसलिए प्रोसेस क्या कहला रहा है? ये वन। मैं कहता हूं पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन का प्रोसेस जो है ये वन, वो दोनों तरह से हो सकता है। ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, और ये प्रोसेस ही एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अब ये एक्सो एंडो दोनों कैसे हो सकता है सर? डिपेंड करेगा इस ए एटम जो आपने लिया उसके कॉन्फ़िगरेशन पर। अगर मान लो आपने ए एटम पहला ऐसा ले लिया जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। स्टेबल से मतलब समझ लो, स्टेबल मतलब है इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2 वाला हो, या NH2 NP6 में से हो, या हाफ फील्ड में नाइट्रोजन वाला आपने एटम ले लिया हो, नाइट्रोजन एटम ले लिया हो, या हाफ फील्ड स्टेबल है। हाफ फील्ड में केवल नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, फॉस्फरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की बात नहीं कर रहा हूं जो इसके नीचे आते हैं, वो सब भी हाफ फील्ड है। लेकिन उनके अंदर ऐसा नहीं होता जो अभी बताने जा रहा हूं। सिर्फ हाफ फील्ड में कौन सा? नाइट्रोजन का केस आप ध्यान रखेंगे। फुली फील्ड में इनर्ट गैस वाला कोई सा भी ले लो, या S2 वाला कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन ले लो जिसमें सेकंड ए वाला होता है। ये होता है ना सेकंड ए वाला, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अपन S2 कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, है ना। अगर आपने पहला ही एटम इन कॉन्फ़िगरेशन में से बिलोंग करता हुआ ले लिया जो ऑलरेडी अपने आप में स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन एडिशन के प्रोसेस को या इलेक्ट्रॉन रिमूवल के प्रोसेस को, दोनों को रेजिस्ट करेंगे। आपको पता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वालों में ये भी, सॉरी, आईपी भी ज्यादा हो जाती थी। NP3 की आईपी NP4 से ज्यादा थी, याद है आपको। मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिमूवल को भी बर्दाश्त नहीं करते थे, वो स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी तो वो नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन रिमूव करे कोई, या ऐड भी करे कोई। इसलिए कंपैरेटिवली आपको आईपी P3 में P4 से ज्यादा देनी पड़ती थी। याद आ रही है कुछ बात? वैसे ही यहाँ पर भी होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इनकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी, वो नहीं चाहते हैं, वो उस प्रोसेस को रेजिस्ट करेंगे। अब रेजिस्ट करने का मतलब क्या है? वो नहीं आने देंगे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ। आपको फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, बिल्कुल पेट भरा हुआ है, आउटोमोस्ट शेल फुल है, फिर भी आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन ऐड करना, इसका मतलब आपको उल्टा एनर्जी लगानी पड़ेगी, निकल के तो नहीं मिलेगी आपको, लगानी पड़ेगी। तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडो। और अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपने उनमें नहीं लिया है, स्टेबल वालों में से नहीं लिया है, तो फिर कोई सा भी पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, वो इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से कर लेगा, हमेशा प्रोसेस में आपको एनर्जी निकल के मिलेगी। कैसा हो जाएगा प्रोसेस? एक्सोथर्मिक। लेकिन स्टेबल वालों में से लिया इनमें से, तो एनर्जी उल्टा लगानी पड़ जाएगी, वो निकाल करके आपको नहीं देंगे। प्रोसेस इज गोइंग टू बी व्हाट? एंडोथर्मिक इन नेचर। तो मैं यहां लिख दूं इस बात को कि ये एक्सो कब होगा? व्हेन ए गैसियस इज हैविंग पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। बोल सकते हैं वाली बात, पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा तभी ये कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करेगा। एंडो कब होगा? व्हेन ए गैसियस इज हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जैसे एग्जांपल कौन सा? NH2 हो सकता है, या NH2 NP6 हो सकता है, या नाइट्रोजन हो जाए। नाइट्रोजन 2s2 2p3 है कि नहीं है? 2s2 2p3 में ये क्या है? हाफ फील्ड। कैसा है ये? हाफ फील्ड। इनमें से कुछ आया तो वो एंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो किसकी बात हुई? EA1 की। दैट EA1 कैन बी एक्सो, कैन बी एंडो, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस A atom. If the configuration belongs to partially filled nature, then the process will exo. If the configuration belongs to stable in nature, then the process will be endothermic in nature. But EA2, EA3, EA4, EA5 जो भी आप लगा रहे हो ना, इन प्रोसेस की आप बात करते हैं।
मैं बोलता हूं अब आपने क्या बना दिया है, ये ए माइनस, क्या ये ए माइनस न्यूट्रल है या ये एनायन है? एनायन। तो अब आप फर्दर इलेक्ट्रॉन एनायन में ऐड कर रहे हो, और एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दिया है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि सिग्मा बढ़ चुका है, सिग्मा बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी तो रिपल्शन फील होगा। तो अगर ये एनायन इसको रिपेल करेगा, सेम चार्ज होने के कारण से रिपेल करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा, यहाँ पर आरपीईएन वाला रिपल्शन की बात कर रहे हैं, आरईपीएन का। तो रिपल्शन अगर होगा तो इसको ऐड करने में मुश्किल होगी, मुश्किल होगी, तो हो सकता है आपको एनर्जी देनी पड़ जाए, देनी पड़ेगी, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो E2 का प्रोसेस कैसा हो गया, एंडो। अब -2 बना दिया आपने, मान लो एनर्जी लगा करके, तो -2 तो और ज्यादा रिपेल करेगा अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को। यहाँ का रिपल्शन तो पहले के कंपेरिजन में और ज्यादा, अरे बोलो ना, मोर रिपल्शन, मोर रिपल्शन। तो अब E3 की वैल्यू तो मैं कह सकता हूँ मोर एंडोथर्मिक होगी, कैसी होगी, मोर एंडोथर्मिक होगी, पहले कंपैरिजन में आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इतना क्लियर हुआ? इसका मतलब E1 एक्सो एंडो दोनों हो सकता है, इसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन E2 E3 E4 E5 E6 जो भी आप ले रहे हो आगे, वो हमेशा 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 एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होगा। या मैं इस लाइन को ऐसे बोल दूं कि फॉर्मेशन ऑफ मोनोनेगेटिव एनायन, यूनिनेगेटिव एनायन, मोनोनेगेटिव एनायन मतलब सिंगल नेगेटिव वाला, कैन बी एंडो कैन बी एक्सो बोथ, but formation of polynegative -2 -3 -4 is always endothermic in nature। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये वाली बात? अब इसी को एक एग्जांपल से और प्रूफ कर लेते हैं अपन, जो ऑक्सीजन के लिए रियल में डेटा दिया हुआ है, अपने को ध्यान रखते हुए चलना है। अभी अपन को लिखना नहीं है ये वाला पार्ट, बताऊंगा मैं क्या लिखना है आपको। और एग्जाम्पल लिया ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, कॉन्फिगरेशन लिखा 2p4, जो कि मुझे पता है पार्शियली फिल्ड है, कैसा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, क्या बना रहा हूँ, O माइनस, क्या बना रहा हूँ, O माइनस। तो 2p4 से मैं यहाँ पे O माइनस बना रहा हूँ, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया पार्शियल फील्ड में, तो पक्की बात है कि एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच निकला -141 किलो जूल पर मोल के आसपास। माइनस का मतलब क्या है, इतनी एनर्जी निकल गई। अब मैंने क्या करा, O माइनस लिया, जो कि अपने आप में क्या है, एनायन, जो कि अपने आप में क्या है, एनायन। और एनायन में मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, तो एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रिपल्शन होगा, -2 बना रहे हो आप यहाँ पे, रिपल्शन होगा, तो ओवरकम करने के लिए आपको उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ एनर्जी देनी पड़ती है 744 किलो जूल पर मोल के आसपास। अगर आप ओवरऑल देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन को, तो मैं O से कहां तक पहुंचा हूं, O माइनस। तो O में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करे हैं और मैंने क्या बनाया है, O-2। और इस पूरे प्रोसेस में, इस पॉलीनेगेटिव एनायन के बनने के प्रोसेस में, डेल्टा एच जो है चेंज, वो है कि 744 तो देना पड़ा, अरे बोलो ना, 744 तो देना पड़ा, और निकला कितना, 144, तो 141। तो ओवरऑल प्लस में देखा जाए तो 603 हुआ। प्लस में होने का मतलब क्या दिखा रहा है, प्रोसेस कैसा है, देने वाली एनर्जी ज्यादा है या निकलने वाली? तो प्रोसेस कैसा है, एंडो के एक्सो। तो यही बात तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो पॉलीनेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन करेगा, वो हमेशा कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होगा। अब एक टॉपिक तो डाल ही चुके हो, एक लाइन लिखो पहले उसके अंदर, द नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, the net amount of energy, the net amount of energy released, the net amount of energy released when an extra electron is added, when an extra electron is added, when an extra electron is added to the outermost shell, when an extra electron is added to the outermost shell or valence shell, to the outermost shell or valence shell of an, to the outermost shell or valence shell of an isolated neutral gaseous atom, of an isolated neutral gaseous atom। तुम दोनों लास्ट, लास्ट बिल्कुल लास्ट, तुम दोनों बैक पैक करो और जाओ, बैक पैक कर लो आप, तो दोनों जाओ। ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, जल्दी कर लेना। ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इज नोन एज ईए, इज नोन एज ईए, लिखा? अब आप डायग्राम बना लें, मतलब यहां से लेके यहां तक का प्रोसेस लिख लें, फर्स्ट कॉलम। ये एग्जांपल नहीं मेंशन करना है अभी, कर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया हो तो अभी बस पहले कॉलम लिखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आएगा वो एग्जाम। आप दोनों बैक पैक करें बेटा, आप दोनों बैक पैक करें और जाएं प्लीज। आपको पता है मैं क्यों कह रहा हूँ यार, और हर बार अवॉइड नहीं हो सकता, हर दिन का नाटक है। आप जाओ, आप यहाँ पे इतने लाखों की फीस भर के मोबाइल चलानी तो आए हो, तो आप रूम पे जाके चलाओ, यहाँ मत चलाओ प्लीज। मैं क्लास में इतनी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। बैक पैक करो और जाओ प्लीज। यार कितनी बार प्लीज बुलवाओगे, जाओ बैक पैक करो और जाओ, बाहर चलाओ मोबाइल जाकर के, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल चलाना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये पैसे भर के मोबाइल चलाने तो आए हो, जो आप कहीं भी चला सकते हो, पर आप यहाँ चलाओ क्लास में बैठ के, जाओ जाओ जाओ।
बैक पैक करो और जाओ, वैसे भी टाइम हो गया ऑलमोस्ट, जा सकते हो आप। क्या? किलो जूल पर मोल? के एल नहीं है, उसे नोन एस बोलते हैं, ऐसे के स्लैश एस नोन एस कहा जाता है शॉर्ट में इसे। हो गया पहला कॉलम। डन। some important points on EA, some important points on EA, some important points on EA. First point, generally first electron addition process, generally first electron addition process, generally first electron addition process, EA1, EA1 in an isolated gaseous atom, in an isolated gaseous atom, in an isolated gaseous atom is exothermic in nature, is exothermic in nature. Generally first electron addition process EA1 in an isolated gaseous atom is exothermic in nature except stable electronic configuration, except stable electronic configuration, except stable electronic configuration. सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट की जगह पहले ये लिख लो चलो। जैसे ए में हम कोई ए एटम ले रहे हैं, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया है और क्या बना है ए माइनस, क्या बना है ना, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से रिलीज हो गई तो हम उससे क्या बोल रहे हैं ई ए, क्या बोल रहे हैं ई ए। प्रोडक्ट साइड पे कुछ लिखा रहा है वैल्यू तो वो क्या होता है कि रिलीज हो गया है ना। अब रिलीज हो रहा है तो प्रोसेस कैसा है एक्सो के एंडो, एक्सो, तो पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन का प्रोसेस एक्सो
हो सकता है, मोस्टली होता है, सिर्फ स्टेबल वालों को छोड़ करके। ये एक क्वेश्चन लिख लो इस पॉइंट पे, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना। डन। सेकंड पॉइंट, सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन E(A)2, सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन E(A)2, सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन E(A)2 एंड ऑनवर्ड्स, एंड ऑनवर्ड्स, ब्रैकेट में ऑनवर्ड्स के बाद में E(A)3 E(A)4 डॉट डॉट डॉट, एंड ऑनवर्ड्स E(A)2 E(A)3 E(A)4 डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट क्लोज, is always endothermic in nature, is always endothermic in nature, is always endothermic in nature due to, is always endothermic in nature due to inter-electronic repulsion, due to inter-electronic repulsion, due to inter-electronic repulsion between an anion, between an anion and an upcoming electron, between an anion and an upcoming electron, between an anion and an upcoming electron, and an upcoming electron, लिखा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड नंबर का, इट मींस, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ polynegative anions, it means formation of polynegative anions like O minus 2, like O minus 2, comma N minus 3, etc. is always an endothermic process, 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 लिखा। अब इस पॉइंट में ये एग्जांपल जो प्रूव कर रहा है कि प्रोसेस कैसे एंडोथर्मिक होता है। ओ वाला, ये वाला एग्जांपल, डन। 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए ना। चौथा पॉइंट देखो अभी यहाँ पर, ये हो गया एग्जाम्पल, हटा दूं मैं इसे, हो गया। देखो अब फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, सेवन पॉइंट, दोनों बहुत, चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ से चलना चारों पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट देखना, फोर्थ पॉइंट ये बोलता है, जैसे मान लो मेरे पास एक प्रोसेस है, यहाँ पे सब बोर्ड पे देखना, एक प्रोसेस करवा रहा हूं मैं, ए से ए माइनस बना रहा हूं, ठीक है। ए से ए माइनस बनाने का प्रोसेस में मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, बोलो सही है। इलेक्ट्रॉन ऐड होने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ये एक तरह का, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। मैं यहां से अगर वापस यहाँ आना चाहता हूं इस जगह पर, तो मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आईपी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि किसी भी एटम ए में इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त जितनी एनर्जी निकली है, ई
अगर मैं उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी इस एनायन को वापस सप्लाई कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके वापस ए में आ जाएगा। तो इसके लिए वो क्या हुई और इसके लिए वो क्या थी? तो क्या किसी भी एटम की ईए उसी के एनायन की आईपी के बराबर होती है? क्योंकि आगे जाने के लिए जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी जितनी एनर्जी निकली है उतनी वापस आने के लिए रिक्वायर्ड है। तो मतलब मैं कह सकता हूं दैट आईपी सॉरी ईए ऑफ एनी ए एटम, ए कोई भी लिया है यहाँ पे, इज इक्वल टू आईपी ऑफ ए माइनस, उसी के नाइन की आईपी के बराबर है। बोलो बात समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ? इक्वेशन नंबर ए मान लिया आपने, लेट सपोज। हालांकि ये अपने आप में प्रूफ है, मतलब अपने आप में एक रिजल्ट भी है, और एक प्रूफ को मतलब लेने के लिए हम इसको यूज करेंगे। एक सेकंड पॉइंट ये बोलता है मैंने ए से बनाया है, अब की बार ए प्लस, क्या बना है? प्लस। प्लस बनाने का मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला है या ऐड किया है? निकाला। अब की बार मैं सीधा ही कौन सी आई परफॉर्म कर रहा हूँ? आईपी। ठीक है। अगर मैं यहां से यहां आना चाहता हूं तो मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए मतलब ऐड करने का प्रोसेस क्या है? ये। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड करने का प्रोसेस हुआ अब की बार में ई है। क्या हुआ? ई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी मैंने दी है, अगर मैं उतनी ही एनर्जी, या मैं उस कैटायन में जो बना है, अगर मैं उस कैटायन में वापस इलेक्ट्रॉन ऐड करके वापस आना चाहता हूं, तो क्या वो कैटायन जो है वो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे ई की फॉर्म में रिलीज करके दे देगा? तो यहां से यहां जाने में जितनी एनर्जी इसने खाई है, यहां से यहां आने पे ये कैटायन उतनी एनर्जी वापस छोड़ भी देगा। तो क्या कह सकते हैं कि इसकी आईपी इसके कैटायन की ई के बराबर है। तो ये लिख सकते हैं अपन, आईपी ऑफ ए इज इक्वल टू ई ऑफ ए प्लस। बोलो। ये एक 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 यहां पे रिजल्ट ये भी आ गया इक्वेशन, इसको मान लिया मैं लेट्स सपोज बी। ठीक है। अब 6 नंबर का पॉइंट बोलता है कि आईपी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की अगर हम आईपी की बात करते हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स ई। किसी भी एलिमेंट की आईपी उस एलिमेंट की ई से हमेशा ज्यादा होगी, इस बात को ध्यान रखना। अब ये बात थोड़ी डाइजेस्ट हो, सर आपको लगता है ये तो बराबर कर रहे हो आप, अभी यहाँ पे बराबर कर रहे हैं एनायन से और कैटायन से, न्यूट्रल से नहीं। अगर मैं कोई एलिमेंट ए लेता हूं, मान लो मैं इसमें एक बार इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस करता हूं और ए प्लस बनाता हूं, इसको प्रोसेस किया निकालने का, तो क्या लगाई मैंने? और इसी एलिमेंट में न्यूट्रल में ही एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड करने का प्रोसेस भी करता हूं, और ऐड करके मैंने क्या बनाया ना, वो क्या निकली यहां से? तो मैं पाऊंगा कि उसी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने में जो मैं आईपी की वैल्यू दे रहा था वो हमेशा ज्यादा ही होगी उसी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करके एनायन बनाते, और देखता हूं कि ये जो निकल रही है उससे दी जाने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आईपी वो हमेशा ज्यादा मिलेगी आपको, किससे? ए से। सेम एलिमेंट में बस आप दोनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, ऐड भी करो एक बार और एक बार निकालो भी सही, आपको पता चलेगा निकालने में दी जा रही आईपी की वैल्यू जो होगी वो ई से ज्यादा होगी। इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका प्रूफ देख लो एक लाइन का। जैसे मुझे बताओ, आईपी ऑफ सीएल और आईपी ऑफ सीएल माइनस के अंदर किसकी आईपी ज्यादा है? सीएल और सीएल माइनस में आईपी ज्यादा किसकी होगी? सीएल। सीएल या सीएल माइनस? सीएल कौन कौन बोलता है? और सीएल माइनस? अरे सीएल की ज्यादा होगी ना, सेम एलिमेंट में सिर्फ चार्ज। फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट ऑलवेज चेक चार्ज फैक्टर, माइनस चार्ज वाला आईपी कम, खत्म। अभी तो पढ़ा के यार आधा घंटा भी नहीं हुआ आईपी, अभी तो ये स्टार्ट ही किया है, क्या करते हो? अभी तो अभी से भूल गए। साल भर बाद तो तुम्हें यही याद नहीं रहा कौन पढ़ाने आया था। ऐसे क्या करते हो यार? सीएल और सीएल माइनस में सीएल की आईपी ज्यादा है। अब बताओ इस इक्वेशन को मान लो, लेट्स से मैं 1 बोल देता हूं, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए इन इक्वेशन नंबर 1, ए इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 में एक बात रख सकता हूं कि देखो, क्या इस आईपीओ सीएल माइनस की जगह, आईपीओ सीएल माइनस की जगह मैं ईए और सीएल लिख सकता हूं क्या? ए की जगह सीएल लिख दो, तो ये बन जाएगा ईए और सीएल इज इक्वल टू आईपीओ सीएल माइनस। ये रहा आईपीओ सीएल माइनस, मैं इस इक्वेशन से ईए और सीएल लिख दूं उसकी जगह, बोलो ना। तो ये क्या बन जाएगा? आईपी ऑफ सीएल इज ग्रेटर देन ईए ऑफ सीएल। आईपी ऑफ सीएल माइनस को मैंने ई ऑफ सीएल लिख दिया, क्योंकि इस इक्वेशन से मैं बराबर कर सकता हूं दोनों को, और ये हो गया इसका हेंस प्रूव्ड। छोटा सा प्रूफ था इसका, देखो आप ध्यान से। यही तो हम कह रहे थे कि किसी भी एलिमेंट की आईपी उसी एलिमेंट की ई से हमेशा ज्यादा ही होगी, बोलो ना। नेक्स्ट पॉइंट, 7 नंबर का पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईए इज नेवर रिप्रेजेंटेड विद साइन। ईए को कभी भी साइन के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ईए को हम कभी भी साइन के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जबकि अगर आप
डेल्टा एच ईजी की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद साइन, उसको आप हमेशा साइन के साथ ही दर्शाएंगे। आपको इसमें साइन नहीं लगाना है, ऐसा कभी नहीं करना है, ये साइन के साथ ही दर्शाया जाता है। दोनों में फर्क है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डेल्टा एच ईजी दोनों सिमिलर भी है, दोनों अलग अलग भी है। सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, अगर बहुत मतलब आराम से और बिल्कुल फोकस करके सुनोगे तो, नहीं तो ये बहुत उलझा देता है पॉइंट। कैसे सुनना, कोई एलिमेंट है ए, मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और ऐड करके मैंने ए माइनस का फॉर्मेशन किया है और यहां लिख दिया मैंने कुछ इस प्रकार से और इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया, मान लो ये है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा दे रखा है लेट सपोज। ठीक है, तो ये यहाँ 50 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 50 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 50 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है 50, ई की वैल्यू क्या है 50, यहाँ पे ये 50 ई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ए माइनस बना, इतनी एनर्जी निकल गई, ई की वैल्यू क्या है 50। क्लियर है ना। इसी इक्वेशन को वो ऐसे लिख के देते, ए गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए माइनस सेमीकोलन, न्यू कन्वेंशन ये है, सेमीकोलन लगा दे और ए माइनस लगा के यहां पर सेमीकोलन लगाकर यहां लिख दे उसको -50, ऐसा लिख दिया मान लो उसने यहां पर -50 कुछ इस प्रकार से। तो ये -50 क्या दिखा रहा है, ये -50 दिखा रहा है डेल्टा एच ईजी को। किसको दिखा रहा है, डेल्टा एच ईजी। सही, डेल्टा एच ईजी क्या है, डेल्टा एच ईजी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एंथैल्पी एच में जो चेंज आया डेल्टा, किसी एटम की जो एनर्जी एग्जिस्टिंग थी और ऐड होने के बाद एनर्जी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल करने के बाद उसकी एनर्जी क्या है, वो डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो लेट सपोज मेरे हाथ में ये एक एटम है और इस एटम के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, इसकी पहले एग्जिस्टिंग एनर्जी थी 100 के आसपास, 100 जूल। ऐड करने के बाद में 50 जूल एनर्जी माइनस हो गई, निकल गई, तो मेरे पास फाइनल एनर्जी क्या रहेगी 50। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 50 माइनस 100 अगर मैं करता हूं तो -50 आता है। क्या आता है -50, क्या दिखा रहा है कि 50 जूल एनर्जी माइनस हो गई, निकल गई। अरे बोलो ना, निकल गई, तो वो क्या है डेल्टा एच ईजी, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने में एंथैल्पी में चेंज आ गया, कितने का 50 का, क्या माइनस हो गई, इसलिए माइनस। बोलो सही है। लेकिन अगर मुझे बोला जाए इसमें ईए क्या है, तो मैं कहता हूं ईए यहां पर कितनी है 50, कितनी है 50 ईए क्यों बोला सर आपने, -50 क्यों नहीं बोला, क्योंकि ईए को साइन के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि ये वेल अंडरस्टूड है कि एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए निकलने वाली एनर्जी को ही ईए बोला जाता है, रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज एनर्जी से ये बात समझ में आ रहा है ना। अब इस इक्वेशन को वो ऐसे लिख दे, मान लो ए गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए माइनस सेमीकोलन +50, ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ए में इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त मुझे जब ए माइनस बनाया तो इतनी एनर्जी प्लस हो गई, मतलब मुझे सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ी है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई पहले से। तो डेल्टा एच ईजी कैसा है, पॉजिटिव, कैसा है पॉजिटिव, कि आपकी पहले 100 एनर्जी थी अब हो गई 150, 150 माइनस 100 फाइनल माइनस इनिशियल इस +50, 50 प्लस हो गई इसलिए बढ़ गई, बोलो सही है। लेकिन इस टाइम पर ईए कितना है, तो मैं कहता हूं ईए है ऑलमोस्ट 0, क्योंकि ईए का मतलब है रिलीज होने वाली एनर्जी, जबकि यहां आपको उल्टा एनर्जी देनी पड़ी है, निकल के कहां मिली। अरे बात समझ में आ रहा है, निकली नहीं है, निकलने वाली क्या हो गई ऑलमोस्ट 0, जबकि यहां पर जब ये लिखा था तो ये डेल्टा एच एजी तो था लेकिन ये ईए भी था क्योंकि माइनस हो रही थी। तो आप लिख सकते हो कि 50 जूल एनर्जी निकल गई, बोलो सही है। लेकिन यह माइनस लिखा है कि प्लस लिखा है, मतलब एनर्जी निकली नहीं है, उल्टा देनी पड़ गई है, इसका मतलब निकलने वाली तो 0 हो गई। बात समझ में आ रहा है। तो ईए और डेल्टा एच ईजी सेम भी है और अलग भी है। बात समझ में आ रहा है, माइनस में दिया जाए तो सेम है क्योंकि माइनस वाला वो निकल भी रही है और वो चेंज नेगेटिव है, और प्लस में दिया जाए तो सिर्फ चेंज पॉजिटिव है, निकलने वाली तो 0 है। इसलिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर ईए की जब भी बात की जाएगी वहां ईए हमेशा ऑलमोस्ट 0 होगा, क्योंकि स्टेबल वालों में आपको एनर्जी उल्टा देनी पड़ती है, तो ईए क्या हो जाएगी उनकी 0। लेकिन डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव, कैसा होगा पॉजिटिव, चेंज विल बी पॉजिटिव इन नेचर। बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है। पहले ये मेंशन करो सारे फैक्टर, ये सारे पॉइंट्स।
ये हो गया फर्स्ट कॉलम। देखो एक बार आप, कौन कौन से फैक्टर्स है जो ईए को अफेक्ट कर रहे हैं। देखो एटॉमिक साइज, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, साइज बड़ा होगा तो ईए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। रिलेशन कैसा, डायरेक्ट या इनवर्स, इनवर्स अभी लिख देना बस। जेड इफेक्ट की बात करें, जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एडिशन ईजियर होगा, निकलने वाली ये का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो रिलेशन कैसा, डायरेक्ट की इनवर्स। और जेड इफेक्ट खुद किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव चार्ज के, इनवर्सली किसके, नेगेटिव चार्ज के। इस पे एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं लिथियम से फ्लोरीन तक, क्या जेड इफेक्ट बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा। एक वर्ड यूज कर लिया लास्ट में मैंने, जनरली, क्योंकि हमेशा ऐसा लगातार बढ़े ऐसा पॉसिबल नहीं है, बीच में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी तो आएंगे, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएंगे तो उनकी ये बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेबल वालों में ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो आपको रेगुलर इंक्रीज नहीं मिलेगा ऑर्डर के अंदर, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बीच में देखने को मिल सकता है, या चेंज आएगा ऑर्डर में, इसलिए जनरली लिख दिया, ठीक है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कौन कौन से बताओ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे लिखना बंद करो, समझ लो। सेकंड ए वाले ग्रुप हो गया, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला ग्रुप है जिसको अपन NH2 लिखते हैं, या इनर्ट गैसेस हो गया NH2 NP6, इन दोनों ही केसेस में ये हो जाएगी ऑलमोस्ट, क्योंकि स्टेबल है ना तो एनर्जी उल्टा देनी पड़ेगी, निकल के नहीं मिलेगी ना, तो ये हो गया क्या, ऑलमोस्ट। और डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, देनी पड़ी है तो पॉजिटिव, चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। या हाफ फील्ड के केस में आपको पता है नाइट्रोजन वाला केस, मैंने कहा था ओनली यही केस है जिसके अंदर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण से आपको ये ऑलमोस्ट जीरो, और चेंज कैसा मिलता है, कुछ बुक्स वेरी लेस लिख देती है इसलिए मैंने लेस मेंशन कर दिया, बाकी ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। रिमेंबर, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, नाइट्रोजन माइनस बनाओगे तो प्रोसेस कैसा है, एंड डेल्टा एच पॉजिटिव। लेकिन इसी के नीचे फॉस्फोरस में करोगे ना तो प्रोसेस कैसा है, क्योंकि ओनली हाफ फील्ड वाला केस एक नाइट्रोजन का ही है जिसमें एंडो देना होता है, बाकी प्रोसेस में एक्सो ही होता है, एनर्जी निकल के मिलती है अच्छी खासी, ठीक है। क्यों होता है वो जब मैं पीरियोडिक वेरिएशन बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब आ जाएगा। अभी बस ध्यान रखो कि पी में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बना है प्रोसेस, एक्सोथर्मिक है। एक फैक्टर, लास्ट फैक्टर जो इसका अफेक्ट करता है वो है पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स। सबशेल्स की पेनिट्रेशन पावर ने आईपी को भी अफेक्ट किया था। जो सबशेल क्लोजर होगा न्यूक्लियस में वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आईपी आपको कंपैरेटिवली ज्यादा देनी पड़ेगी, याद आ गया। यहाँ पर ये प्रोसेस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एडिशन का, तो हम चाहते हैं कि ऐसे सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जो क्लोजर हो न्यूक्लियस के, क्योंकि सबशेल विच इज क्लोजर टू न्यूक्लियस विल रिलीज मोर ये ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन एडिशन ड्यू टू ग्रेटर जेड इफेक्टिव। क्योंकि अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबशेल पे ज्यादा पहुंच रहा है और मैं वहीं इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को मेरे एडिशन प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा जेड इफेक्ट मिलेगा, और ज्यादा जेड इफेक्ट मिलेगा तो आसानी से ऐड होगा, आसानी से ऐड होगा तो निकलने वाली ईए का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो सबसे पास में है उसमें ईए ज्यादा रिलीज होगी, बोलो सही है। अब मुझे बताओ इसी बेस पे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ ईए के ऑर्डर को,
ईए के ऑर्डर को कंपैरिजन में किस किस को ले रहे हैं हम यहाँ पे? लिथियम लिया, लेट्स सपोज मैंने बेरिलियम लिया है, लिथियम बेरिलियम और बोरोन, लिथियम बेरिलियम और बोरोन करें। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? हीलियम का लिखोगे आप इसको यहाँ पे 2s1, इसको लिखोगे 2s2, इसको लिखोगे 2p1। बोलो सही है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन एडिशन की बात करते हैं तो मैं कहता हूं इसको तो आप हटा ही दोगे इसमें से, क्योंकि इसकी तो ये ऑलमोस्ट हो गई जीरो, क्योंकि ये तो हो गया NH2 कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, तो इसका तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया। अब कंपैरिजन इन दोनों में करते हैं, ठीक है। इसका एटॉम नंबर 3 है, इसका एटॉम नंबर 5 है, दो का डिफरेंस है, तब भी यहाँ पे बात लागू है ये में, जबकि आईपी में डिफरेंस डेल्टा सेट का कितना था? 1 का चलता था। यहाँ क्या है, अगर आप इसमें सोचो आप खुद, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये H1 है और ये P1 है, 2s 2p, 2s पास है कि 2p पास है न्यूक्लियस के, तो यहाँ पर निकलने वाली जो, क्योंकि जेड इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ निकलने वाली ईए का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसके कंपेरिजन में निकलने वाली ईए के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा निकलेगा। अरे बोलो ना, इसका मतलब सिंस, तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस पेनिट्रेशन पावर जो है वो 2s की ज्यादा है किससे? 2p से, देयरफॉर ईए किसकी ज्यादा हो गई? लिथियम की। किसकी ये ज्यादा हो गई? लिथियम की। किससे? ईए ऑफ बोरोन से। बोलो ना, ए ऑफ बोरोन से, तो बोरोन से ये ज्यादा हो गई। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? तो यहां से हम एक रूल बना लें जैसे अपने आईपी में बनाए थे, क्या? दैट ईए ऑफ NH1 कॉन्फ़िगरेशन इज ग्रेटर देन ईए ऑफ NP1 कॉन्फ़िगरेशन। ये रहा, NH1 की ईए NP1 से ज्यादा होगी। अरे बोलो ना, ठीक है। एक एग्जांपल और लिया इसी बेस पे, एक और लास्ट रूल जो बनता है, एग्जांपल लिया हमने ईए के ऑर्डर का, कार्बन लिया है। कार्बन का एटॉम नंबर क्या होता है? 6। हीलियम, हीलियम का लिखा आपने यहाँ पे 2s2 2p2 ये है, और मैंने यहाँ नाइट्रोजन लिया, एटॉम नंबर क्या है? 7, लिखा हीलियम, हीलियम का लिखा आपने यहाँ पे 2s2 2p3। बोलो सही है। कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन वैसे तो जेड इफेक्ट के साथ से तो नाइट्रोजन की ये ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो गया हाफ फील्ड स्टेबल, और हाफ फील्ड अगर स्टेबल है तो इसकी ये तो मैं क्या मान सकता हूँ? ऑलमोस्ट जीरो, जबकि ये हाफ फील्ड है कि पार्शियली फील्ड है, तो इसकी ये जीरो के नॉन जीरो, नॉन जीरो है और जीरो से तो ज्यादा ही होगी, पक्की बात है। देयरफॉर हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये जो हो गई किसकी ज्यादा हो गई? कार्बन की।